वकील वो है जो मुआशरे में लोगों को ये बताता है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, और दुरुस्तगी और गलती एज ए लॉयर हम समझते हैं कि वो हमारा जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है वो आइन है, और आइन कहता है कि सुप्रीम कुरान एंड सुन्ना है, और उसी आइन के नीचे कुछ कवानीन है जो किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, आवाम को, कॉरपोरेशन को, कंपनीज़ को, इदारों को बताते हैं कि भाई ये आपने करना है और ये आपने नहीं करना। ये बहुत बेसिक लेवल पे। कोई बच्चा अगर मेरे से पूछे कि आप क्या करते हैं जी, तो मैं उसे बता सकता हूँ, बेटा मैं बताता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। जिसने मुझे ये बात बताई उसने कहा कि फिर आपका अपना कंडक्ट बड़ा रेलिवेंट हो जाता है कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि आप सही काम करें और आप गलत काम ना करें, लेकिन मेरा अपना कंडक्ट ठीक नहीं है, तो बड़ा एक इशू आ जाएगा, एक मसला आ जाएगा। अच्छा, इस पे जो फिर हमने थेरीज पढ़ी लॉ के दौरान, उसमें हमने पढ़ा कि जी रिफॉर्मेटिव थेरीज हैं सोसाइटी को ठीक करने के लिए, प्यूनिटिव थेरीज हैं एंड सो ऑन। लेकिन ज़्यादातर इन दो थेरीज में ही काम चलता है, और प्यूनिटिव जो है वो एज ए लॉयर हमारे लिए बहुत रेलिवेंट होती है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई जुर्म करता है तो पीपीसी के अंडर उस पर एक मुकदमा बनता है। ये जनरल है जी। एफआईआर किस सेक्शन की हुई जी? फलाना सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। चोरी की है जी, 379 है, 420 है अगर किसी को धोखाधड़ी की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शो कॉज नोटिस का, ये बेसिकली इदारों में, इदारे जैसे काम करते हैं, कंपनियां या कॉरपोरेशंस, वो भी जिस तरह से हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर बाउंड टू डू, नॉट टू डू व्हाट इज प्रोहिबिटेड, रादर व्हाट इज एन ऑफेंस एज सच डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर द पीपीसी। तो कॉरपोरेशंस जो हैं, अब इसको मैं कॉरपोरेट लॉ से भी रिलेट करूंगा अभी, कि कॉरपोरेशंस या कंपनीज या इदारे, दे आर बाउंड टू फॉलो अंडर आई मीन द लॉ दे आर क्रिएटेड अंडर। जिस कानून के तहत इदारे बने वो उस कानून को मनोअन अपने ऊपर अप्लाई करने या राइट्स एंड, अच्छा कुछ लाइसेंसिंग के मामला आते हैं जो मैं अभी आपको कुछ मिसालें भी दूंगा। जैसे देखें ना, रेगुलेटर में आपको पीटीए है, नेपरा है, ओगरा है, एससीसीपी है। तो ये डिफरेंट डोमेन्स ने, आइन ने कह दिया भी जिस सेक्टर का भी कोई इदारा काम करेगा उसके लॉज में लिख दिया कि ये वाली एंटिटी ये वाला काम करेगी और ये वाला काम नहीं करेगी। अगर ये काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये वायोलेशन करेंगे, और अगर वायोलेशन करेंगे तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है हमें कि उसके लिए एक सज़ा है। तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में सबसे पहले नंबर पे जो रेलिवेंट फैक्ट हो गई कि हमने वी मस्ट नो व्हाट इज द रोल ऑफ ए रेगुलेटर इज। तो रेगुलेटर जो है, जैसे एससीसीपी है, एससीसीपी का मैं नीचे लिंक में शेयर भी कर दूंगा, और एससीसीपी पे मैंने एक पूरी बात की हुई है कि एससीसीपी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एससीसीपी कैसे बनती है, कैसे एससीसीपी के फंड्स आते हैं, एससीसीपी में एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, कमिश्नर्स क्या करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी अगर आप ये रेगुलेटर्स के लॉ देखेंगे ना, तो हर लॉ में एक सेक्शन होगा फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी और द कमीशन और व्हाटएवर, जो जिस नाम से भी उस इदारे को पुकारा जाता है। अच्छा, तो सबसे पहला स्कोप, जिस तरह मैंने आपको कॉर्पोरेट लिटिगेशन के लेक्चर में बताया था कि ज्यूरिसडिक्शन रेलिवेंट है कि हम अपना मामला कहाँ पे लेके जाएंगे, यह है अदालत का इख्तियार समाअत। इसी तरह जो रेगुलेटर का इख्तियार समाअत है, वो जो है वो तो बताता ही है कि भाई आप किस जो है वो सेक्टर को रेगुलेट करेंगे। लेकिन जो सेक्शन है, सेक्शन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो एससीसीपी एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 20, वो बताता है कि भाई आप एससीसीपी ये वाले जो है वो काम कर सकती है। किस किस सेक्टर को करेंगे जी? कॉर्पोरेट सेक्टर को करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करेंगे, ये जो लिस्टेड कंपनियां में शेयर्स लोग खरीदते हैं, इंश्योरेंस का सेक्टर करेंगे, रियल एस्टेट का किसी हद तक करेंगे, फिर ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस का जो इदारे हैं,
तो यू नो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर आपका रेगुलेट करता है SECP। और कौन सा सेक्शन? एक सेक्शन आपने पढ़ लिया। और जब आप ये सेक्शन पढ़ते हैं तो एक आम आदमी में और एक वकील में ये फ़र्क है कि वो ये देखेगा कि भाई ये जो शो कॉज नोटिस या जो लेटर SECP ने आया है, वेदर SECP वाज कॉम्पिटेंट टू इशू सच ए लेटर टू एन एंटिटी। तो ये ख्वाहिश पे नहीं हो सकता कि कोई इदारा कहे जी हमें लगा ये काम बड़ा गलत हो रहा है तो हमने ये लेटर जारी कर दिया। विद इन दीज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिपार्टमेंट्स जो कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट है, एडजुडिकेशन का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे इदारे जो हम कहते हैं ना आइन में कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एवरीबडी हैज़ ए राइट टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये जो फिलॉसफी है ये ट्रांसलेट जब होती है इदारों में और इदारे उनके मुताबिक चलते हैं और हम एज एन इंडिविजुअल भी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हुए हम भी कानून के नीचे आते हैं, तो फिर एक सोसाइटी जो मार्ज़ वजूद में आती है उसकी बेसिस पे फिर मुआशरा और सोसाइटी। अब हम कहते हैं ना पाकिस्तान में बड़ा इकोनॉमी का इशू है, बड़ा जी मईशत हमारी आज ऊपर चली गई, आज डॉलर ऊपर चला गया, आज इतना नुकसान पावर सेक्टर में हो गया। तो बेसिकली इन एसेंस दीज आर गवर्नेंस इश्यूज, गवर्नेंस का मामला है। गवर्नेंस आप देखें ना, मैंने पावर सेक्टर में मैं काम करता हूँ तो हर किसी को पावर सेक्टर के सारे जितने भी इदारे हैं और जितने भी एक्सपर्ट हैं सब किसी को इश्यूज का भी पता है और उनकी सॉल्यूशंस का भी पता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सॉल्यूशंस एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इम्प्लीमेंट होती हैं सिलेक्टिवली, किसी के मतलब कुछ लोगों को पकड़ लिया, कुछ लोगों को मतलब या पकड़ लिया या छोड़ दिया, या कुछ लोगों तक हम पहुंच ही नहीं सके। तो वो फिर क्या वजह बनती है कि पावर सेक्टर जो है वो नीचे जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, ट्रिलियंस में है। फिर हमारे जो हैं लाइन लॉसेज जो हैं 18% लाइन लॉसेज हैं। और क्या कहना चाहिए, आप बिल देखें हर महीने, हम हर कोई किसी को बिल रिसीव होता है और अभी आए दिन क्योंकि मैं इस सेक्टर में काम करता हूं तो मुझे कोई ना कोई अपना बिल भेज देता है। तो कभी ओवर बिलिंग हो रही है, कभी रेट्स जो हैं वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि लोगों को ये बहुत बड़ा एक मसला है। लेकिन अच्छा, इसके पीछे जो फाइनल हल पूछते हैं ना, अगर आप किसी भी बड़े पावर सेक्टर के बंदे के साथ बैठे हैं तो वो अब वो समझ गए। अब वो कहते हैं यार ये कंजम्पशन हमारी जो है ना वो कम है, हमारे पास 45,000 मेगावाट बिजली है और अभी जो हमने पिछले महीने बिजली कंज्यूम की है वो सिर्फ 33% ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी जो कि अवेलेबल है। अब जो बाकी की 67% है वो हमने यूज़ ही नहीं की। जब हमने यूज़ नहीं की तो उसकी हमने किराया देना है या कैपेसिटी पेमेंट देनी है या वो प्लांट खड़े हैं वहाँ, तो वो ट्रांसलेट कहाँ होती है? वो सारी की सारी कॉस्ट वो आवाम पे ट्रांसलेट होती है, यानी कि आप पे, मेरे पे, हम लोग वो बिजली का बिल देते हैं जो कि इदारे कह लें या आवाम कह लें या पाकिस्तान, हम कलेक्टिवली उस बिजली को नहीं बेच पा रहे। अब उसको बेचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको आप कहें कि जी आपसे कहा जाए कि जी आप एक इंडस्ट्री लगाएं, आप ले लें बिजली। आप कहेंगे जी मैं तो अपने तरीके से लगाऊंगा, मुझे किसी के कहने पे तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो अपना कमर्शियल बेनिफिट देखूंगा। तो वो फिर क्या पीछे जाके सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं, रूल ऑफ लॉ और क्या कहना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ पे जो भी इंडस्ट्री चला रहा है उसको पता है यार मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कहना मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, गवर्नेंस के मामला में हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि डे टू डे में फंसे हुए हैं और जो एक्चुअल मसला है उसकी किसी बड़े ने अच्छे ने एक मिसाल दी कि हम कर क्या रहे हैं, हम फायर फाइटिंग करते हैं। फायर फाइटिंग में यह है कि जो मसला सामने आ गया उसको हल कर दिया, लेकिन जो पीछे क्या कहना चाहिए लीकेजेस हैं उनको हम बंद नहीं कर पा रहे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेगुलेटर आपने पहचान लिया, आपके पास मुकदमा आया बिजली के सेक्टर का कि जी एक बंदा आया, एक इंडस्ट्री वाला कि जी मुझे बिल आ गया है 80 लाख रुपया, वेयर एज मैंने अपना जो टैरिफ के मुताबिक बिल देखा है ये कोई 40 लाख रुपया बनता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप नेपरा एक्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई ये डिस्प्यूट मैं नेपरा के पास लेके जा सकता हूँ या नहीं। इसी तरह अगर एक
नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके पास लाइसेंस तो है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लेंडिंग का, लेकिन लेंडिंग जनरली जो है वो रियल एस्टेट का नहीं है। वैसे जो है वो किसी एक ख़ास सेक्टर में वो लेंडिंग करते हैं और अपने लाइसेंस के अलावा कोई एक्टिविटी करते हैं, तो फिर आपके पास केस आएगा तो आप उसको ज़ाहिर SCCP में ले जाएंगे। तो मेन चीज़ क्या हुई कि आपने रेगुलेटर के फंक्शंस को समझा। जब आप फंक्शंस को समझेंगे तो इसके साथ ही आप उस एंटिटी से उनके मेमोरेंडम आर्टिकल्स मंगवाएंगे। उस SCCP से रिलेटेड सिक्योरिटी मार्केट का मामला है तो आप सिक्योरिटीज़ एक्ट खोलेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का इशू है तो NBFC के जो लॉ है या रूल्स हैं वो खोलेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर कॉर्पोरेट इशू है प्योरली तो आप कंपनीज एक्ट खोल लेंगे। और तीसरी चीज़ क्या देखेंगे कि अगर वो लाइसेंस्ड एक्टिविटी जिसकी वायलेशन हुई है तो फिर आप उनसे कहेंगे भाई लाइसेंस दे दें, और लाइसेंस में आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस सारी की सारी देख के तो फिर आप डिटर्मिन करेंगे कि भाई क्या मामला कहाँ पे फंसा हुआ है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको फिलॉसफी समझाता हूँ कि रेगुलेटर शो कॉज इशू कैसे करता है। उसमें सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हमने SCCP एक्ट में देखी या कंपनीज एक्ट में, वो बताता है कि जी व्हेन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन, अब कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन कि ये वायलेशन हुई है। इस पे हमने केस लॉ देखा या अदालतों में इसकी इंटरप्रिटेशन देखी, या अगर हमारे पास, मैं भी मतलब SCCP में था तो हमारे पास कोई फाइल आती थी तो हम कहते थे कि भाई पहले इस पे जो इशू है आप कमीशन एक रीज़न रिकॉर्ड करे या फाइंडिंग बनाए कि यस दिस वायलेशन हैज़ बीन एक्चुअली अकर्ड। और नेपरा में बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेपरा का मेरा ख्याल है जितने भी लॉज हैं उसमें जो क्या कहना चाहिए, रूल ऑफ लॉ कह लें या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं लॉ को, जैसे देखें ना शो कॉज में मेन जो प्रिंसिपल वो आता है ऑडी अल्टरम पार्टन, कि शो कॉज आप करेंगे इसलिए कि यू कैन नॉट कंडेम समवन अनहर्ड। तो नेपरा के लॉ में इंटरेस्टिंगली ये जो SCCP या कॉर्पोरेट लॉ में है ना, कमीशन हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, उनके लॉ में है कि दे हैव टू हैव इशू एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बिफोर इशूइंग ए शो कॉज नोटिस। तो एज ए लॉयर अब मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब आपके हाथ में शो कॉज कोई क्लाइंट देगा तो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि भाई जिस वायोलेशन की जिक्र किया जा रहा है एलिजिडली कि मैंने किया है, वो वायोलेशन अगर हुई है या नहीं हुई ये तो सेकेंडरी बात है। जिस रेगुलेटर ने इशू किया है उसने उस पर कोई असेसमेंट या कोई उस पर अपनी डिलीजेंस की भी है। तो एक्सप्लेनेशन में नेपरा बेसिकली ये करती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी भी इदारे ने लाइसेंस फ़ी नहीं दिया एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बिल्कुल एक आपको मैं बेसिक एक मैं आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूंगा, एक ये थोड़ी सी बिल्कुल जो सादा शो कॉज नोटिस नेपरा इशू करता है। अंडर द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एवरी लाइसेंसी इज़ बाउंड टू पे एनुअल जनरेशन लाइसेंस फ़ी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब एक कॉमन सेंस हो गई कि भाई एक कंपनी ने फ़ी पे नहीं की। अब ये डिटर्मिन करना इट्स रिलेटिवली इजी, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई ओपिनियन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, या तो उन्होंने फ़ी पे की है या उन्होंने फ़ी पे नहीं की। तो वो जनरली एक्सप्लेनेशन एक स्टीरियोटाइप्स इशू करेंगे कि जी हमारे पास आपने देखा है हमारे रिकॉर्ड में आपने फ़ी पे नहीं की, आप बताएं कि क्यों ना हम आपको शो कॉज नोटिस इशू करें। अब उसके जवाब में यहाँ कंपनी मेनली क्या करेगी, वो कहेंगे जी ये लें, जी ये एनुअल लाइसेंस फ़ी ले लें। इसमें हमने जो एक दो मुकदमे किए हैं उसमें ये कंपनी ने आगे हमारे सामने स्टांस लिया कि भाई हमने पावर प्लांट लगाना था, बट गवर्नमेंट के किसी ना किसी इदारे की रुकावटों की वजह से हमने ये पावर प्लांट नहीं लगाया, और ये जो कमीशनिंग हमने या पावर प्लांट लगाना था ये क्योंकि अब गवर्नमेंट की वजह से हमने लगाया, लिहाजा हम एनुअल लाइसेंस फ़ी नहीं देना चाहते। और उस पर आगे एक फिलॉसफी में एक दलील ये भी हो सकती है कि भाई जब रेगुलेटर ने रेगुलेट ही नहीं किया
तो लाइसेंस फ़ी किस चीज़ की? तो इन दिस केस उसके जवाब में हमने उनको कहा कि भाई क्योंकि ये फ़ीस जो है ये बनती नहीं है, लिहाजा हम जो है इसको पे नहीं करेंगे। उस पर फिर नेपरा एक अपनी डिटर्मिनेशन करती है। उस डिटर्मिनेशन में एक दो हाई कोर्ट्स के और एक डिवीजन बेंच का जो है वो फैसला है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर कमर्शियल ऑपरेशन में पावर प्लांट नहीं जाता और वो अपनी वजह से नहीं, किसी गवर्नमेंट इदारे की वजह से, तो वो जब तक कमीशनिंग नहीं होती तब तक नेपरा उनसे फ़ी चार्ज नहीं कर सकता। तो इस पे नेपरा अपनी एक असेसमेंट करता है और या वो एक्सप्लेनेशन विड्रॉ कर लेंगे या क्या करेंगे, शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे। अब शो कॉज नोटिस इशू हुआ, शो कॉज नोटिस का आपने एज ए लॉयर उसका एक जवाब बनाना है। एक तो आप स्टांस क्लाइंट से लेंगे, फिर सारा लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आप उसका जवाब देंगे। और जवाब के बाद क्या होगा, मेन काम, एक हेयरिंग होगी। हेयरिंग करना मैंडेटरी है किसी भी इदारे के लिए, जहाँ पे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि जहाँ पे हेयरिंग का नहीं भी लिखा हुआ ना, वहाँ भी बेहतर है कि इदारे ने, क्योंकि एक ऐसा ऑर्डर पास करना है जो कि प्रेजुडिस करेगा किसी भी इदारे को या कंपनी को, और उनको उसके फ़ी पे करनी पड़ेगी या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो फिर वो एक हेयरिंग देते हैं। और हेयरिंग में जाके हम अपना स्टांस बताते हैं और नॉर्मली इसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं होती। शो कॉज प्रोसीडिंग्स में हमने आमतौर पे देखा है कि रेगुलेटर खुद होता है और एक मुकदमा बाय द वे हम कर रहे हैं जिसमें एक कंप्लेनेंट के इंस्टेंस पे, उसकी कंप्लेंट पे एक शो कॉज नोटिस हुआ। तो कंप्लेंट का एक केस हम कर रहे हैं, मतलब उसको डिफेंड कर रहे हैं हाई कोर्ट में कि कंप्लेनेंट की राय ये है कि मुझे भी साथ में सुना जाना चाहिए था। इट्स ए डिबेटेबल थिंग, बट मेरी राय में कंप्लेनेंट का मामला ख़त्म हो जाता है जब शो कॉज नोटिस इशू हो गया, क्योंकि लॉ स्पेसिफिकली इस इशू पे नहीं कहता कि कंप्लेनेंट को भी आपने सुनना है। ज़ाहिर है उसकी सारे रिकॉर्ड या सारा जवाब और सारा डॉक्यूमेंट्स तो वो ऑलरेडी दे चुका होता है। तो शो कॉज का जवाब, और उसके बाद या वो शो कॉज विड्रॉ करेगा इदारा या फिर वो उस पर पेनल्टी लगा देगा। अब SCCP का अगर हम मुकदमे की किसी की बात करें तो SCCP शो कॉज के बाद फ़र्ज़ करें उन्होंने 10 लाख रुपया फ़ाइन लगा दिया कंपनी पे। उस फ़ाइन के अगेंस्ट एपलेट बेंच में, अच्छा इसमें ये हायरार्की में इस तरह है कमीशन जो काम करती है SCCP के, अगर किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का या किसी भी डेलीगेटेड ऑफिसर का फैसला है तो उसकी अपील जाती है कमीशन में। कमीशन में जो मेंबर्स हैं, 2 या 3 मेंबर्स का बेंच सुनता है। ये सेक्शन 33 ऑफ द SCCP एक्ट, ये अपील सुनी जाती है। और उस अपील के बाद वहाँ पे भी ज़ाहिर है कोई नया रिकॉर्ड नहीं आता। एज ए लॉयर हम उसमें फैक्ट्स बता के ग्राउंड्स ऑफ अपील लिख के अपील फाइल करते हैं, उसकी अगेन हेयरिंग होती है और उसके बाद सेक्शन 34 की अपील आती है कंपनी बेंच के पास SCCP एक्ट के अंडर, और फिर वहाँ पे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनल रेमेडी जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि फिर ज़ाहिर है ओनली जहाँ वहाँ पे तक जाके क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही मामला रह जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे नहीं। ज़ाहिर है CPLA होती है, तो CPLA में हमेशा सिविल पिटीशन लीव टू अपील में आपने लीगल इश्यूज हाईलाइट करके इजाज़त ले के अगर लीव मिले तो फिर ही जो है वो केस आर्गू होता है।